आज बिलियन को आगे बढ़ाते हैं। अभी 2.6 ही चल रहा है, सबको पता है बिलियनों का अनुसंख्या गुणधर्म चल रहा है और उसका आणविक द्रव्यमान की भी हम लोग गणना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखना है कि 2.6.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, 2.6.2 भी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग को 2.6.3 पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 2.63 को आपको समझना है, ठीक है, टाइटल हिमांक का अवनमन समझना है, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि पहले का वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि रॉल्स लॉ का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। वाष्प दाब का अवनमन आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देखें और उसके बाद हिमांक के अवनमन को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब अगर पिछला वीडियो आप देखे हैं तो ये वीडियो चुटकी में है, चुटकी में खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टाइटल है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो पुराने वीडियो की तरह मैं 2 यहाँ डायग्राम बना के रखा है और ये शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक का जो शुद्ध प्रावस्था में उसका वाष्प दाब जो है P1 नॉट होता है, सबको पता है। अब तो ये पता चल गया होगा कि कैसे ले रहे हैं। और उसके बाद ये बिलियन है और बिलियन का वाष्प दाब आपको पता है कि क्या लेते हैं, बिलियन का वाष्प दाब क्या लेते हैं, ये लेते हैं P1। ठीक है, अब यहां पर मिला रहे हैं हम अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील ठोस विलय मिला रहे हैं। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय ठोस मिलाने के बाद रिजल्ट मेरा यह हुआ कि इसका जो है 50% लेयर, जो मैं बार बार बता रहा हूं, 50% लेयर जो है ये ठोस विलय का हो गया और ये 50% लेयर शुद्ध विलय का हो गया। तो जितना इसका वाष्प दाब होगा अब उसका इतना वाष्प दाब नहीं होगा, क्योंकि अवाष्पशील ठोस विलय जो है वाष्प में कन्वर्ट उतना अच्छा से नहीं होगा जितना अच्छा से शुद्ध विलायक हो रहा था। तो स्थिति रिजल्ट क्या मेरा निकल कर आएगा सामने, तो इसका वाष्प दाब मतलब बिलियन का वाष्प दाब जो है इससे कम हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा निकलता है P1 नॉट ग्रेटर देन P1। तो ये बातों को हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट जो है ये आपको हमेशा याद रखना है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है बिलियन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। ठीक है, अब कमी की बात आ रही है तो अवनमन का मतलब ही क्या होता है, कमी होता है। एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, अब सीख जाइएगा, केवल आपका नियत होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, और नहीं तो फिर मीटर और सेंटीमीटर में भुलाते रहिएगा तब तो आप नहीं सीख पाइएगा। अभी मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, एक टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है, वहां से फिर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को आपको हल करवाया जाएगा। नहीं तो मीटर और सेंटीमीटर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर लगिए फिजिक्स केमिस्ट्री में समझने के लिए। देखिए हिमांक का अवनमन आज सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि हिमांक क्या होता है। जिस प्रकार से हम क्वथनांक को देखे थे, वहां पर क्वथनांक को देखे थे, तो क्वथनांक में देखे थे कि बिलियन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय वाष्प दाब के अगर जब बराबर हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ बिलियन का वाष्प दाब था, ठीक है, और यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। मैं देखिए टेक आउट करवा रहा हूं, वायुमंडलीय वाष्प दाब। ठीक है, यहां आपका क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और यहां क्या था, बिलियन का वाष्प दाब। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थियों को कहना है कि शॉर्ट में बनाइए वीडियो, 5 मिनट में वाष्प दाब को समझे, 5 मिनट में वाष्प दाब का अवनमन को समझे। ये बिल्कुल संभव नहीं है, वीडियो लंबा होगा ही। देखिए यहां पर बिलियन का वाष्प दाब और शुद्ध विलय का वाष्प दाब, यहां से यहां तक जो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने में, ये क्या कहला रहा था, TB नॉट। अभी यहां से यहां तक बढ़ाने में क्या टेम्परेचर कहला रहा था, TB। तो इनके बीच जो डिफरेंस था उसी को बोला जा रहा था डेल्टा TB, क्वथनांक का उन्नयन। तो ये देखिए ये ज्यादा हो रहा था टेम्परेचर यहां से यहां तक जाने में, तो TB पहले लिखा रहा था,
और एक कम था तो टीबी नॉट बाद में लिखा रहता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आपने बात को समझ रखा था। तो ये यहां पर क्या हुआ, क्वथनांक हुआ। अब आपको समझना है कि हिमांक क्या होता है। तो हिमांक को मैं आपको शॉर्टली तरीका से बताऊं कि हिमांक जो है बर्फ का जमना होता है। तो बर्फ कहां जमेगा, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, तो देखिए अगर 9th क्लास में आप पढ़े होंगे या आपको 11th क्लास में भी बताया गया होगा कि ठोस को यदि हीट करेंगे तो द्रव में कन्वर्ट होगा और द्रव को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, ये बताया गया है आप लोग को। और गैस को कूल करेंगे तो द्रव में और द्रव को कूल करेंगे तो ठोस में। एक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ध्यान से कि ठोस जो है सबसे नीचे है, उसके बाद द्रव है और उसके बाद गैस है। तो कहने का मतलब यह हुआ, अभी हम पिछले क्लास में बता रहे थे कि ठोस विलय का जो है या ठोस पदार्थों का जो वाष्प दाब है नगण्य होता है, मतलब न के बराबर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठोस का भी कुछ ना कुछ वाष्प होता है, कुछ ना कुछ होता है, मतलब माइनरी होता है। तो ठोस का जो वाष्प दाब होता है बहुत ही नीचे होता है, यहीं पर जो है पदार्थ जम जाता है, ठोस के अवस्था में आ जाता है। तो सबसे नीचे हुआ। तो अब आप एक कह सकते हैं कि ठोस विलय का जो वाष्प दाब होगा वो बहुत ही नीचे होगा। ठीक है, बहुत ही नीचे होगा। तो अगर लेयर की बात करें, इसकी लेयर की अगर बात करें तो यहां मान लीजिए होगा। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल से इसको भी समझा दे रहा हूं कि यहां होगा ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, ये इसका लेयर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस विलयन का वाष्प दाब यहां आने में और इसको यहां तक आने में, ठीक है, जो भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसको यहां आने में और इसको यहां आने में जिस टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब, देखिए विलयन का वाष्प दाब है। अब आपको याद रखना है कि शुद्ध विलय के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब नीचे होगा, कम होगा। ये है एग्जांपल, शुद्ध विलय अवाष्पशील विलय डाल दिए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, क्योंकि अवाष्पशील विलय वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता है ठीक से। तो स्थिति हमारा रिजल्ट क्या आता है कि इसका जो वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब इससे ज्यादा होता है। तो देखिए इससे ज्यादा किए हैं, ये वायुमंडलीय वाष्प दाब क्वथनांक के लिए था। अभी मैं आपको हिमांक समझा रहा हूं कि यदि विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, या शुद्ध विलय के वाष्प दाब इसके बराबर हो जाए, मतलब किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तब वह ताप जो है, तब वह टेम्परेचर जो है क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा हिमांक। तो आइए हिमांक का पहले डिफिनेशन देखते हैं। हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलेंगे। कह रहा है वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब, किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब, तो विलयन का भी वाष्प दाब हो सकता है या शुद्ध विलय का भी वाष्प दाब हो सकता है, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो उसका ठोस अवस्था का वाष्प दाब यहां है, समझिए, तो वही कहलाता है ताप, हिमांक का हिमांक कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो आप समझ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं, यहां देखिए, और अब मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो अब यहां पर जो है स्केल की जरूरत पड़ेगा। देखिए अब यहां से यहां टेम्परेचर को लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, और यहां से यहां तक भी टेम्परेचर को लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो कार्य करना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा TA। ठीक है, अब चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं ना, इसलिए F लिख रहे हैं। वहां B क्यों लिख रहे थे, तो एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए यहां डेल्टा TB लिख रहे थे, B किसके लिए लिख रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और यहाँ F किसके लिए लिख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो चूंकि शुद्ध विलय का टेम्परेचर होगा तो इसलिए T0 लगा देंगे।
अब देखिए बिलियन का वास्तव, अब यहाँ कम करना पड़ेगा आपको, यहाँ जो है कम करना पड़ेगा कार्य इस वास्तव के बराबर लाने के लिए, तो ये हो जाएगा TF। ठीक है, अब देखिए वहां पर भी हम कैसे लिख रहे थे, T0B और TB लिख रहे थे ना, देखिए ध्यान से मैं ऊपर ही रखा हूं, तो TB नॉट और TB, बिलियन का वास्तव ले जाने के लिए TB, और देखिए शुद्ध विलायक का वास्तव TB नॉट, उसी प्रकार से शुद्ध विलायक को नीचे लाने के लिए T0 F और बिलियन का वास्तव को नीचे लाने के लिए TF। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा डेल्टा TF। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंट हो रहा था, इन दोनों के बीच डिफरेंस हो रहा था, उसी को कहा जा रहा था डेल्टा TB। मैं पूरी तरीका से कनेक्ट कर दिया हूं क्वथनांक के गुणन से। अब देखिए, अब मैं यहां से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि डेल्टा TF बराबर क्या होगा, तो देखिए ये ज्यादा हो रहा है, अब ये कम हो रहा है, तो पहले T0F लिखाएगा और माइनस TF। अब ध्यान देना है, ये तो आपका हो गया क्या, शुद्ध विलायक का तापमान, और ये हो गया आपका बिलियन का तापमान। याद रखिएगा, ये शुद्ध विलायक का तापमान हो गया और ये हो गया बिलियन का तापमान, जिस पर वह ठोस अवस्था के वास्तव के बराबर हो रहा है। और इन दोनों के बीच डिफरेंस को ही कहा जाता है हिमांक का अवनमन। तो अब बात करना है कि जिस प्रकार से डेल्टा TB प्रोपोर्शनल हो रहा था किसका, मोलालिटी का, तो यहां पर भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि इसमें विलायक, देखिए विलायक का ही रोल है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं विलायक का ही रोल है, यहां पर विलायक का तो कुछ भी रोल है नहीं। तो अब देखिए जितना ज्यादा आप अवाष्पशील विलय मिलाइएगा, जितना ज्यादा अवाष्पशील विलय मिलाइएगा आप, उतना ही जो है विलयन का वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा मोलालिटी, ये बताएगा मोललता। तो मोललता का जिस प्रकार से क्वथनांक का उन्नयन प्रोपोर्शनल हो रहा था, उसी प्रकार से हिमांक का अवनमन भी मोललता का समानुपाती होगा। तो यहाँ पर डेल्टा TF प्रोपोर्शनल M, ये छोटा m किस लिए, मोलालिटी के लिए। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, डेल्टा TF बराबर यहाँ पर आएगा KFM। तो एक नया फॉर्मूला निकल कर आ गया, और एक KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। देखिए ध्यान से, अब आपका m का जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है, प्रति केजी विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो मोललता बराबर फाइनली फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर देखिए WB विलय, उसका विलय का अनुभार गुने WA विलायक में ग्राम अगर ले लीजिएगा तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोलालिटी का फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पर बहुत आसानी से मोलालिटी का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। तो KF का मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया WB बटा MB, और नीचे हो गया WA किसमें, ग्राम में, और यहाँ हो गया 1000। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में यहां से कुछ विद्यार्थियों का यहाँ पर कॉल से विद्यार्थी पूछे कि सर यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का टाइटल दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान आप नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो अब आप यहां से अगर आणविक द्रव्यमान कहेगा निकालने के लिए तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, और यहाँ पर MB बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल जब मैं बनवाऊंगा तो वहां पे अलग करवा दूंगा। देखिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं कि MB इंटू WA ग्राम इंटू डेल्टा TF बराबर KF गुने WB इंटू 1000। तो यहां से अगर MB आपको निकालना है, ठीक है, तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, KF इंटू WB इंटू 1000 बट देखिए इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा।
WA और इंटू डेल्टा T। ये फॉर्मूला निकल गया। आणविक द्रव्यमान जब निकालना होगा तो ये रहा हमारा हिमांक का अवनमन। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब करा कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाते हैं तथा उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। देखिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो रहा है, अतः विलयन शुद्ध विलायक से कम ताप पर जमता है। शुद्ध विलायक से कम ताप पर ही जमता है। देखिए कम ताप, देखिए शुद्ध विलायक का ज्यादा ताप हो रहा है कि नहीं, आपको देखिए ध्यान से, यहाँ और यहाँ एक कम ताप हो रहा है, तो कम ताप पर जमता है। इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। नहीं तो शॉर्ट में आप ये भी याद रख सकते हैं, शुद्ध विलायक का ताप तथा विलयन का ताप के बीच जो डिफरेंस होता है, मतलब जो अंतर होता है, उसको भी कहा जाता है हिमांक का अवनमन। और हिमांक क्या हो गया, एक बार फिर से पढ़िए, वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। और देखिए यहाँ ठोस अवस्था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब देखिए ध्यान से, वायुमंडलीय वाष्प दाब, वायुमंडलीय वाष्प दाब को हम समझे थे क्वथनांक का यूनियन डेल्टा टीबी, और हम क्या किए यहाँ पर डेल्टा टीबी से कनेक्ट कर दिए डेल्टा टीएफ को, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अब हम लोग सीखेंगे इसका ग्राफ जो बिल्कुल कनेक्ट होगा क्वथनांक के यूनियन के ग्राफ से। तो अभी मैं इसको करता हूं रफ। चलिए अब सीखते हैं हम लोग इसका ग्राफ, हिमांक के अवनमन का ग्राफ। तो टाइटल देते हैं ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लेयर पहले बता रहा हूं कि लेयर अभी क्या आप सीखे। तो ये हमारा लेयर था शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का ये लेयर था, ठीक है। और ये लेयर था किसका, ये लेयर था विलयन का वाष्प दाब का लेयर था, ठीक है। और ये लेयर किसका था, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, इसका लेयर था। या आप ये भी कह सकते हैं कि हिमांकित विलयन, ये हिमांकित विलयन का लेयर है ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं कि यहां से यहां तक क्या होगा, शुद्ध विलायक का टेम्परेचर, ठीक है, TF0, और यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक होगा विलयन के टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां तक मैं जा रहा था, हिमांक का ला रहा था। अब इसी को देखिए ग्राफ में कैसे बनाते हैं, ठीक है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप यहां पर ताप ले लेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर ले लिए ताप और यहां पर ले लीजिए आप वाष्प दाब। कहीं पर भी ग्राफ में सबसे पहले ये दर्शाना होगा आपको कि ठोस अवस्था का वाष्प दाब आप कहां ले रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि ठोस अवस्था का ये जो वाष्प दाब है, ये मैं ऐसे एक लाइन खींच लिया, ठीक है, मेजरमेंट कर लिया ताकि ये पता चले। ये लेयर मैं एक बना लिया, ठीक है, जो हिमांकित विलयन का लेयर कहलाएगा। और मैं यहां पर छोटा में लिख देता हूं हिमांकित विलयन, लिख दिया। और उसके बाद आपको पता है, थोड़ा सा और आगे समझाने के लिए मैं आगे लाइन को बढ़ा देता हूं, ठीक है, देख लो, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे ऊपर में आपका क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का लेयर है। जैसे यहां पर आप बनाइए, यहां पर सपोज कीजिए कि शुद्ध विलायक का लेयर है आपका, ठीक है, ठीक, यहां शुद्ध विलायक का लेयर है। तब ध्यान दीजिएगा,
शुद्ध विलायक का जो टेम्परेचर है कैसे मिल रहा है इसके साथ आपको मिलाना होगा। ए नीचे आ रहा है, नीचे 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 आकर जो है यहां पर मिल गया। ठीक है, तो किसका लेयर हुआ आप लिख सकते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प द्रव, ये लेयर है इसका। ठीक है, यहां से कर लिए, तो यहां से इसका टेम्परेचर निकल के आ जाएगा यहां। आ गया। ठीक है, रेडी। पूरा मैं कर देता हूं, लाइन ही खींच देता हूं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब लेयर क्या है कि इससे नीचे लेयर है किसका, विलयन के वाष्प दाब का। तो इसके नीचे एक लेयर कर लेते हैं, इसके नीचे लेयर है, इसके नीचे लेयर है किसका, विलयन के वाष्प दाब का, विलयन का वाष्प दाब नीचे लेयर है। तो ए आपका आएगा मिलते 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 आपको यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा लाइन में गिर देते हैं। इन दोनों का बीच जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का बीच जो अंतर आएगा उसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ। अब देखिए ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, टी एफ, और ये लाइन क्या कहलाएगा, टी एफ नॉट। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, ये शुद्ध विलायक वाष्प दाब का लेयर है, और ये आपका विलयन के वाष्प दाब, ये पूरा हम वाष्प दाब लिए हैं। ठीक है, इधर ताप लिए हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हम लोग मिलाएं, जैसे इसको मिला रहे थे, उसके बाद विलयन के वाष्प दाब को मिलाएं और दोनों का तापमान नीचे की ओर दिखाए हैं। तो इसका तापमान टी एफ नॉट और इसका टी एफ, और दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टी एफ। तो ये रहा हिमांक के अवनमन का ग्राफ, हिमांक के अवनमन या हिमांक का अवनमन का एक ग्राफ कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी ग्राफ था, एक्सप्लेन कीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो समाप्त हुआ हिमांक का अवनमन। अब आगे देखेंगे हम लोग इसका अगला टॉपिक 6.4 देखेंगे, 2.6.4। वीडियो को सीख रहे हैं तो आप इसका नोट्स बनाइए, और जब आप क्लास खुलेगा लॉकडाउन के बाद तो फिर आपका इसका डायरेक्ट हम टेस्ट लेने वाले हैं। धन्यवाद।